हेलो नमस्कार दोस्तों, 360 डिग्री परिवार में आप सब लोगों का दिलो जान से स्वागत, सत्कार, अभिनंदन। जल्दी से कनेक्ट कीजिएगा। कार्डियोलॉजी की दुनिया में आपके दिल को झूमते हैं। हाँ, दिल धड़कता है बस तेरी आरजू में, तो उसी की आरजू में दिल को थोड़ा और धड़काते हैं और थोड़ा तड़पाते हैं, ताकि दिल की बात सुने दिल वाला, है ना। कहते रहेंगे कहने वाला। तो कुल मिलाकर के बहुत अच्छे गाने, कभी कभी मौका मिले तो गाने गजलें भी सुन लिया करो, ऐसा कुछ नहीं है। पढ़ाई 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 इतना क्या पढ़ते हो? सुबह देखता हूँ पढ़ते रहते हो, दोपहर को पूछता हूँ पढ़ रहे हो, शाम को पूछता हूँ पढ़ते हो। थोड़े बहुत कभी कभी गाने वाने सुन लिया करो। इसकी बात पे अमल वही बच्चे करें जो बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। वो बंदा ना करें जो 1.5 घंटा ही पढ़ रहा है। वो 1.5 घंटा बंद करके ईयरफोन चालू मत कर लेना। जो 8-10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, उनको थोड़ा पीसफुल एनवायरनमेंट में भी खुद को समय समय के साथ स्विच करना चाहिए, ताकि माइंड की कैपेसिटी इंप्रूव होती है। किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा यूज लेने से शार्पनेस तो आती है, लेकिन कंप्रेशन बढ़ता है। कंप्रेशन का मतलब स्ट्रेस बढ़ जाता है, अननेसेसरी तनाव बढ़ जाता है, अनवांटेड तनाव बढ़ जाता है। तो वैसी कंडीशन में मस्त पढ़े, थोड़ा सा समय मिले, थोड़ा सा चिल मारे। आप खुद सोचो कि यार 12 घंटे पढ़ाई करने के बाद अगर आधा घंटा बैडमिंटन क्रिकेट खेल लिया तो जो मजा आएगा वो एक अलग ही लेवल का होगा। कितना एनर्जी। उसके बाद जब वापस आकर के किताब खोलोगे तो पढ़ने में और मजा आएगा। समझ पा रहे हो? भयंकर थकान के बाद जब आप 1 किलोमीटर वॉक करके आते हो तो आपको एक अलग एनर्जी महसूस होती है। मैं इस लाइफ में इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करता हूँ। खूब सारे बच्चे जो मुझे देखते थे कि 13-14 घंटे की क्लास लेने के बाद मैं उनको कहीं ना कहीं सड़क पे वॉक करता मिल जाता था। वो अचंभे से देखते थे कि सर, मैं बोल रहा था यार मैं थोड़ा यूं वॉक करने निकल गया। तो वॉक का मतलब वहां कोई मेरा फिजिकल एक्सरसाइज करना नहीं होता है कि इतना ज्यादा मैं घूम के मुझे कोई कैलोरी बर्न करना है या मुझे नहीं। उस वॉक का मतलब एक खुले एनवायरनमेंट में, खुले वातावरण में, हाइपर ऑक्सीजनेटेड एनवायरनमेंट में, जब बिना किसी लक्ष्य, बिना किसी टारगेट के जब आप अपने स्टेप काउंट कंप्लीट करते हो तो वो आपको एक और एनर्जी जनरेट करते हैं। तो ये मैं आपको चीज इसलिए समझाना चाहता हूं कि लगातार पढ़ते हैं, किताबों में झांक रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आंखों में दर्द होता है, कहीं ना कहीं मेंटल प्रेशर बढ़ता है, हेडेक होता है, गर्दन में पेन होता है, आपके बॉडी पोस्चर में एकदम अकड़न जकड़न आ जाने लगती है, दिमाग एक समय के बाद यूं ब्लॉक हो जाता है कि यार आगे कुछ चल ही नहीं रहा है। तो वैसी कंडीशन में कुछ समय का मतलब 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आपको एक ब्रेक लेना चाहिए। और वो ब्रेक जब वापस आओगे तो वो आउटपुट में कन्वर्ट हो जाएगा, जिससे आपका आउटपुट जोरदार निकलेगा। आउटपुट मींस जब आप आगे बैठ के पढ़ोगे तो पढ़ी गई हर चीज दिमाग में जाएगी। वरना क्या होगा कि अगर मान लो कि 5 बजे मुझे मेरे शरीर ने ये डिमांड रखी और मैं अगर नहीं जाऊंगा तो हद मार के मैं 6 बजे तक पढ़ पाऊंगा, फिर मुझे सोना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि मैं 5 बजे ब्रेक ले लूं, क्योंकि फिर मेरा दिमाग तो वैसे ही नहीं चल रहा है। तो 5 बजे मैंने 10-15 मिनट का अच्छा खासा ब्रेक लिया, 15-20 मिनट का ब्रेक लिया, एकदम फुल एनर्जेटिक के साथ आऊंगा और वापस आके 3 घंटे और पढ़ूंगा। तो अल्टीमेट इस बात का कंक्लूजन ये है कि आपका आउटपुट बढ़ जाता है, आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है। हाँ, हर्ट का दोस्तों ये है कि आपका मान लीजिएगा ये हर्ट है और इसके अंदर एक साइड में मैंने माइनस में डिग्री लिखा है, एक में प्लस डिग्री लिखा है। 10वीं क्लास में आपने एंगल नहीं पढ़े कि 5 डिग्री 10 डिग्री वो चंदा लेकर के एकदम ये एंगल बनाते थे, ग्राफ से बनाते थे। सेम वो चीज है। मेरा कहने का मतलब जो हर्ट में कंडक्शन जो जाता है, वेव जो जाती हुई दिखती है, वो -32 +90 डिग्री की तरफ चलती है। क्लियर है? चलो आओ भाई लोगों, उसी ईसीजी को आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। कल लिम्ब लीड पढ़ ली थी, आई होप किसी को कोई परेशानी नहीं है। लिम्ब लीड का मतलब जो हाथों पैरों में लगने वाले कलर दिख गए। उसके अलावा अपन ने 6 लीड पढ़ ली थी। 6 लीड में लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड और एवीएल, एवीआर और एवीएफ पढ़ लिया। फर्स्ट के लिए अपन ने राइट आर्म को लेफ्ट आर्म से जोड़ा, सेकंड के लिए राइट आर्म को लेफ्ट लेग से जोड़ा और थर्ड के लिए लेफ्ट आर्म को लेफ्ट लेग से जोड़ा। एवीआर था वो राइट आर्म था, एवीएल लेफ्ट आर्म था और एवीएफ लेफ्ट फिट था। कोई परेशानी नहीं। आज अपन पढ़ते हैं चेस्ट लीड। चेस्ट लीड
पेरिकार्डियल लीड, पेक्टोरल लीड, सेंट्रल लीड। इनमें से कोई भी शब्द का उपयोग करे मतलब सेम है। देखो चेस्ट लीड का मतलब छाती पे लगाई, पेरिकार्डियल का मतलब कोई पेरिकार्डियम पे नहीं लेने का नहीं है, पेरिकार्डियल सॉरी पेराकार्डियल, पेरा 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 पेराकार्डियल का मतलब हार्ट के चारों तरफ लगा रहे हो, ठीक है। पेक्टोरल का मतलब चेस्ट में आपकी जो मसल्स होती है, पेक्टोरल मसल्स होती है तो उसके आसपास, और सेंट्रल का मतलब सेंट्रल बॉडी में। अब यहां पर आपको बताया कि ये मान लीजिएगा कि आपका स्टर्नम है, ठीक है सर। ये आपकी राइट बॉडी है, हाँ ये आपकी लेफ्ट बॉडी है, ओके। एकमात्र लीड राइट बॉडी में लगाओगे फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस पे, एक यहां लगाओ, एक जस्ट इसके सामने लगाओ, इसका नाम है V1, जो जस्ट सामने लगाई वो है V2। उसके बाद में आपने फिफ्थ इंटरकोस्टल में 3 लीड लगाई, एक इधर, एक इधर, एक इधर। इसको भी थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूं, ये लो, इसको नाम दे दिया आपने V4, V5, V6, यहां रही V4 और इनके बीच में V3। ये आपके 6 लीड कुछ इस प्रकार से लगी होती है। अगर अपन इनको थ्योरेटिकल पढ़ने की कोशिश करें, एकमात्र लीड है जो राइट में है, ध्यान रख लेना। तो अगर मैं आपके सामने लिखूं V1, V2, V3, V4, V5 और V6, ध्यान रखिएगा कि पहली बात ये राइट साइड में फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, इसको और नियर टू मीडियोस्टर्नम है, नियर टू मीडियोस्टर्नम, एनएमएस का मतलब स्टर्नम के पास की साइड, स्टर्नम के नजदीक, जस्ट इसके सामने लेफ्ट हैंड साइड में लगी होती है। फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस नियर टू मीडियोस्टर्नल, स्टर्नम के पास की साइड। तो V1 और V2 क्लियर हुआ, V4, V5 और V6 ये तीनों फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस में। मैंने कहीं तो V3 2 बार लिख दिया ना, हाँ कुछ तो गड़बड़ की है, मैंने सोचा भी था। चलो यहां पर ये क्या है, ये भी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, सारी पहली बात तो लेफ्ट में है, अब ये सारी लेफ्ट में है, एकमात्र राइट में थी। अब प्यारे दोस्तों फोर्थ वाली है वो भी आपकी कहां देखने को मिलती है, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फिफ्थ वाली भी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, और सिक्स वाली भी फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस, ठीक है। अब अगर अपन बात करें ये V4 है, ये कहां देखने को मिलता है, तो आपका जवाब आना चाहिए मिड क्लेविकुलर लाइन, या फिफ्थ वाली है वो एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, या और सिक्स वाली होती है मिड एक्सिलरी लाइन, यहां पे। तो कुल मिलाकर के अगर मैं स्टर्नम, ये पेन को स्टर्नम मानो, पेन के अगर लेफ्ट में लगा रहे हो तो लेफ्ट नियर मीडियो स्टर्नल, राइट में लगा रहे हो तो राइट मीडियो स्टर्नल, इससे थोड़ा सा ये क्लेविकल है, ये क्लेविकल, क्लेविकल के बीचों बीच, टी शर्ट के लोगों के बीचों बीच आ रहे हो मिड क्लेविकुलर, इसके बाद एंटीरियर एक्सिलरी, उसके बाद मिड एक्सिलरी। यहां तक कोई समस्या नहीं। तो ये V1 हो गया, ये V2 हो गया, ये V3 हो गया, ये V4 हो गया, ये V5 हो गया, ये V6। और जो V3 होती है ये V2 और V4 के बीच में होती है,
in between V2 and V4, V2 और V4 के बीच में देखने को मिलती है कौन सी वाली, ये वाली। यहां तक कोई समस्या? हाथों पैरों में सीख गए वो, तो टोटल 12 हुई या नहीं हुई? 6 आपको हाथों पैरों मतलब 6 पहले पढ़ा दी, 6 ये पढ़ा दी। लीड फर्स्ट, लीड सेकंड, लीड थर्ड, एवीएल, एवीआर, एवीएफ, और उसके बाद V1, V2, V3, V4, V5, V6। मेरे हिसाब से किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होगी। जब आपको एक बड़ा ग्राफ दिखाया जाए, भाई सिंपल ग्राफ तो आपको बताइए कि मैं कुछ भी दिखाऊं, ये लो जू 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 आप देख लोगे, लेकिन अगर कल को मैंने आपको एक ऐसा ग्राफ दिखाया जिसमें ये सब चलती है, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये एवीएल है, ये एवीएफ है, ये एवीआर है, ये 1 1 2 3 4 5 6, फिर आप कौन से ग्राफ को देखना पसंद करोगे, या सबको देख के तुम बता दोगे? एएफ का मतलब, एएफ कहां लिखा रहा बेटा? तुम जो चीज ही नहीं होती है उसका मतलब पूछ लेते हो। एमसीएल का मतलब मिड क्लेविकुलर, एएल का मतलब है एंटीरियर एक्सिलरी लाइन, और उसके बाद में एमएलए का मतलब मिड एक्सिलरी लाइन। चलो अब मुझे बताओ कि अगर मैंने 12 लीड ईसीजी एक साथ दे दी, तो वैसे तो 12 लीड ईसीजी का उपयोग लिया जाता है जब मायोकार्डियल इंफाक्शन होता है, ताकि एमआई की लोकेशन निकालेंगे कि एमआई कहां का है। जैसे कि एंटीरियर वॉल एमआई होगा तो V1 से V4 गड़बड़ाएगी, लेटरल वॉल होगी तो 5 to 6 गड़बड़ाएगी, पोस्टीरियर होगा तो 6 to 9 गड़बड़ाएगी। आगे देखेंगे V6 9 भी आती है, कैसे आएगी वो देखा जाएगा। लेकिन मुझे बताओ कि मैं जब 12 लीड ईसीजी तुम्हें दे दूं तो कौन सी लाइन को पकड़ना तुम्हारा ठीक रहेगा कि काम निकल जाएगा? तो 2 नंबर वाली V2। तो आपको कौन सी लाइन को पसंद करना है? V2 को देखना है, अपने दूसरों को भूल जाना। कभी भी पूरी ईसीजी दे देना तो बड़ी ईसीजी में सिर्फ V2 को पकड़ के पूरी ईसीजी का उत्तर दे देना, जो मैं पिछले 2 दिनों से तुम्हें पढ़ा रहा हूं, ताकि तुम्हें कोई शंका शर्म नहीं होगी, कोई लाग लपेट नहीं होगी। यहां तक की जानकारियां समाप्त हुई, लीड के बारे में कंप्लीट हो गया, मशीन के बारे में जानकारियां कंप्लीट हो गई। तो फाइनली अब अपन उस ईसीजी के टॉपिक को अच्छे तरीके से कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। आपके सामने मैं दोस्तों एक नॉर्मल ईसीजी लिखता हूं। नॉर्मल ईसीजी को आप लोग क्या बोलोगे? साइनस रिदम। नॉर्मल ईसीजी को क्या बोला जाता है? साइनस रिदम। अब साइनस का मतलब है कि वेनएवर यू ऐसे नोड इज वर्क एज ए पेसमेकर, देन वेव्स कंप्लीट साइनस रिदम या कोल्ड साइनस रिदम, कि मेरा ऐसे नोड एज ए पेसमेकर काम कर रहा है, मुझे कोई बड़ी तकलीफ नहीं है। चलो क्या मिलेगी ईसीजी में? ऐसा आपके सामने देखने को मिलता है। अब अगर मैं बात करूं कि ये क्या है, तो ये पी वेव है आपके सामने, ये आपके सामने क्यूआरएस है, और ये टी वेव है। क्या हो गया? ये आपके सामने अपन ने ऐसी कोई बनाई है ईसीजी, इसको बोलते हैं PQRST। इसको अपन एज ए कॉम्प्लेक्स देख लेते हैं कि पूरे गुच्छे को साथ में पढ़ेंगे तो QRS कहलाएगा, और वो आपकी टी वेव है। सवालों की जड़ी को शुरू करते हैं कि यार ईसीजी में पी वेव कब आती है। अब आपको ध्यान रखना है, देखो नॉर्मल पढ़ लेना, एबनॉर्मल चुटकियों में हो जाएगी। सर पी वेव हमें जानकारी देती है एट्रियल सिस्टोल की। किसकी? एट्रियल सिस्टोल, या बोले तो एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन।
या बोले तो एट्रियल डीपोलराइजेशन। ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जब आपके हार्ट का एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कौन सी वेव आती है? पी वेव आती है। जब आपका एट्रियम सिस्टोल करता है तो कौन सी वेव आती है? पी वेव आती है। इसी को डीपोलराइजेशन। तो अगर मैं बोलूं कि तुम्हारी ईसीजी में कल को ज्यादा पी वेव आए, ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा तो नहीं आएगी। भाई ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ज्यादा आएगी, ज्यादा मतलब ज्यादा बार करेगा तो ज्यादा आएगी, ज्यादा तेजी से करेगी तो ऊंची जाएगी, पर नहीं करेगा तो नहीं आएगी। समय से पहले आए तो प्रीमेच्योर कहलाएगी। तो कुल मिलाकर के पी में गड़बड़ होते ही पूरा हार्ट एक तरफ, एट्रियम एक तरफ, और एट्रियल में भी क्या है? एट्रियल सिस्टोल। अगर पीसीए ईसीजी में पी वेव नहीं आए, समझना एट्रियम कांटेक्ट ही नहीं कर रहा है, और एट्रियम कांटेक्ट नहीं करेगा तो वेंट्रिकल में खून नहीं आएगा, नहीं आएगा तो वेंट्रिकल क्या करेगा? कुछ नहीं कर पाएगा। चलो अगले नंबर की वेव आती है जिसको बोलते हैं क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। जब आपका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एट्रियम का डायस्टोल और वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन लगभग साइमल्टेनियसली होता होगा, क्योंकि ऊपर एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो एट्रियम रिलैक्स होगा। तो यहां पर अगले नंबर पे मैं आपको क्या बोल रहा हूं? वेंट्रिकुलर सिस्टोल कॉन्ट्रैक्शन या डीपोलराइजेशन। आपके वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन के दौरान, वो देखो मैं लिखवा नहीं रहा हूं एट्रियम रिलैक्सेशन, वो आपका कॉमन सेंस होना चाहिए थोड़ा बहुत तो, क्योंकि पहली दूसरी के बच्चे तुम हो नहीं, पता है कि वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है मतलब एट्रियम रिलैक्स कर रहा है, ठीक है। तो क्यूआरएस आएगा। कल को मैं बोलूं क्यूआरएस नहीं आया तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, ज्यादा आया तो ज्यादा किया, पहले किया तो पहले आया, नहीं किया तो नहीं आया, ठीक है। इसके बाद आती है टी वेव। टी वेव में क्या मिलने वाला है? तो जब आपका वेंट्रिकल रिलैक्स करेगा, जब आपका वेंट्रिकल डायस्टोल करेगा तो देखने को मिलेगा। तो आप पूछोगे सर एट्रियम कब डायस्टोल हुआ? क्यूआरएस के इनिशियल फॉर्म में। तो यहां क्या देखने को मिलता है? वेंट्रिकुलर डायस्टोल रिलैक्सेशन या रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन के दौरान, रीपोलराइजेशन के दौरान, ध्यान रखिएगा वेंट्रिकल के खुलने को रीपोलराइजेशन कहते हैं। तो अगर नहीं खुले तो नहीं आएगा, ज्यादा खुले तो ज्यादा आएगा, तेजी से खुले तो तेजी से आएगा, धीरे खुले तो धीरे आएगा। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कुछ चीजें होती है कि कोई भी चीज जो आपकी, देखो ये लाइन है, देखो ये लाइन, ये आपकी बेस लाइन है, और बेस लाइन से जो ऊपर उठेगा वो पॉजिटिव कहलाएगा, और जो इससे नीचे जाएगा वो नेगेटिव होगा। तो अगर मैं पूछूं फर्स्ट पॉजिटिव वेव पी वेव, फर्स्ट नेगेटिव वेव क्यू वेव, सबसे पहले नीचे कौन गिरा? क्यू। और पीक वेव पीसीजी, सबसे ऊपर कौन है? आर। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। तो तीन शब्द और अपन छपवा रहे हैं यहां पे। फर्स्ट पॉजिटिव वेव ओ पीसीजी पी, फर्स्ट नेगेटिव वेव ओ पीसीजी क्यू, और पीक वेव ओ पीसीजी आर वेव। तो यहां तीन कंडीशन देखने को मिलती है, पहली पॉजिटिव पी, पहली नेगेटिव क्यू, और पीक वेव आर। यहां तक भी किसी बच्चे को मेरे हिसाब से कोई परेशानी
नहीं होगी। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं और अब अपन कुछ नॉर्मल वैल्यूज यानी इनका नॉर्मल टाइम लिखते हैं। ध्यान रखिएगा, जब मैंने आपको कार्डियक साइकिल पढ़ाया तो बहुत आसान भाषा में बड़े बड़े चेंबर का टाइम पढ़ाया। टोटल कार्डियक साइकिल 0.8 सेकेंड, एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, एट्रियल डायस्टोल 0.7 सेकेंड, वेंट्रिकुलर सिस्टोल 0.3, वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5। वो टाइम यहां नहीं आएगा। अब कोई बच्चा क्या करेगा, दिमाग लगाएगा, वेंट्रिकुलर के सिस्टोल में लगने वाला समय 0.3, इसका मतलब क्यूआरएस में 0.3 सेकेंड। नहीं, एक्चुअल में ईसीजी में क्या होता है कि ईसीजी एक पाथवे के खत्म से दूसरे की शुरुआत, तो कहीं ना कहीं ये एक प्रोसेस को लेता है, उस प्रोसेस की टाइमिंग अलग है। वहां जब बात कर रहे थे तो वहां तो प्रॉपर वेंट्रिकल के खुलने का समय से लेकर के पूरा खुलने तक का लेते थे, लेकिन यहां जब वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन पढ़ोगे तो एट्रियल के रिलैक्सेशन से लेकर के वेंट्रिकल, तो दोनों चीजें मिक्स हो जाती है, तो इनका टाइम बदल जाता है। कुछ जगह डेड एक्टिविटी कंप्लीट होती है तो कुछ जगह आधी एक्टिविटी कंप्लीट होती है, लेकिन डॉक्यूमेंटल पूरी बोली जाती है। यह बात अलग है। यानी कोई भी बात को, साधारण बात को असाधारण तरीके से किया जाए तो वो ज्यादा वर्चस्व रखती है। समझ पा रहे हो ना? साधारण बात को असाधारण, साधारण का मतलब बहुत कॉमन चीज है, कोई कुछ भी ज्ञान दे दो सामने वाला सुनता नहीं है, लेकिन आपने अक्सर कवि को देखा होगा, वही पंक्तियां कवि बोलता है। समझ पा रहे हो कि हम क्या सोचते हैं ये लोग सोचेंगे, तो फिर लोग जो सोच रहे हैं वो हम सोचेंगे, तो फिर लोग क्या सोचेंगे। बात तो यही थी, सबको पता है। लेकिन जब कवि अपनी कविता में इस पंक्ति का उपयोग करता है तो ऐसा माहौल सेट करता है कि इसी साधारण बात को इतना असाधारण तरीके से कहता है कि बात वजूद कर जाती है, और अपन सब तालियां बजाते हैं कि अरे वाह, बात तो वही थी। लेकिन प्रस्तुत सेम चीज इसी में। तो मैं आपको टाइम ड्यूरेशन लिखवाता हूं। पहला टाइम ड्यूरेशन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो याद होना ही होना चाहिए, दूसरा हो या नहीं हो, ठीक है। मैं एक ऐसी ईसीजी पढ़ाने में आपको लगा पड़ा हूं कि नर्सिंग जगत का कोई सवाल आज नहीं, आगामी 50 साल तक गलत ना हो। दूसरा, कोई भी कार्डियोलॉजिस्ट से नजरें मिला के उसको कह सकते हो कि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। यह औकात तुम में डेवलप करने की पूरी कोशिश है मेरी। और जिस बच्चे ने मुझे 2 दिन पूरा सीरियस ले लिया, मैं डंके की चोट पे कह सकता हूं कि दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती, डरा नहीं सकती। आओ मिलके बात करें। पहला नाम आता है पीआर इंटरवल। क्या होता है पीआर इंटरवल? तो एट्रियम से वेंट्रिकल तक गति को ट्रेवल करने में लगने वाला समय, एट्रियम से वेंट्रिकल, इट इज ए टाइम ड्यूरेशन ऑफ इंपल्स फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल। कितना लगेगा नॉर्मली? 0.12 से लेकर के 0.20 सेकेंड। तो कई बार आपको बोला जाएगा, कई बार आपको ये बोला जाएगा कि चलेगा, कई बार आपको ये बोला जाता है कि यार एट्रियम से वेंट्रिकल में धीरे जा रही है, तो धीरे जा रही है इसका मतलब समझ लेना कि पीआर बढ़ेगा। बहुत तेजी से जा रही है, जू 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 जू, तो पीआर घटेगा। तो पीआर को पकड़ लेना, क्लियर है? पीआर को पकड़ लेना, पीआर एट्रियम से वेंट्रिकल में जाने वाली गति का समय है, कोई समस्या नहीं। 0.12 से 0.20 सेकेंड। अब मैं आगे हर एक में नहीं बताऊंगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा यहां और रूबरू करवा देता हूं। एग्जामिनर बहुत टेढ़ी खोपड़ी होती है, और वो कल को आपको ये ना पूछ के वो बॉक्स में पूछ ले। तो अगर मैं आपको पूछ लूं कि यार जो एक बॉक्स होता है वो कितने सेकंड का होता है, सर जो एक छोटा बॉक्स होता है वो 0.04 सेकंड का, तो 2 0.08, 3 सर 3 0.12 के, 5 0.20 के। तो क्या मैं कह सकता हूं 3 to 5 स्मॉल बॉक्सेज,
अगर किसी को एतराज नहीं हो तो। यहां तक कोई समस्या नहीं आई। तो अगर कल को पीआर इंटरवल टाइम में ना पूछे, टाइम में ना पूछ के बॉक्स में पूछ ले कि कितने डब्बे हैं, तो 3 से 5 छोटे डब्बे, एक छोटा डब्बा 0.04 सेकंड का, 2 हो गए तो 0.08, 3 हो गए तो 0.12, यही तो लिखा है मैंने। आया ना मजा? ऐसा आप हर वेव में जोड़ सकते हो। अब सबके मैं नहीं लिखवाऊंगा, मैं सबके टाइम लिखवा दूंगा, आप जोड़ते रहना कि कौन से में कितने डब्बे सेट होंगे। चलो, इसके बाद में अगर अपन टाइम ड्यूरेशन देखने की कोशिश करें तो खाली पी वेव में कितना समय लगेगा, तो आपका समय लगता है 0.08 से लेकर के 0.10 सेकेंड। क्यूआरएस में नॉर्मल कितना समय लगता है, तो आपका समय लगेगा लेस देन 0.11 सेकेंड। नेक्स्ट टी वेव में आपका कितना समय लगता है, तो आपका समय आ जाएगा 0.20 सेकेंड। नेक्स्ट अगर मैं क्यूटी वेव में बात कर लूं या क्यूटी इंटरवल में बात कर लूं, क्यूटी इंटरवल कितना होता है, तो 0.40 सेकेंड होता है पुरुषों में। महिलाओं में थोड़ा सा चेंज है, 0.42 सेकेंड महिलाओं में। और अगर मैं आप में एक्सटी इंटरवल बात कर लूं या एसटी सेगमेंट बात कर लूं, तो कितना हो जाएगा 0.04 टू 0.08 सेकेंड। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होगी अगर इसको 1 से 2 बार पढ़ लोगे। सबसे पहला पीआर इंटरवल, पीआर इंटरवल। अब मैं इसके साथ थोड़ा सा एक छोटा ग्राफ बना दूं, हालांकि ये बनाना मत, आप लोगों को तो बस समझ आना है मुझे। अगर आपकी गति, पीआर इंटरवल का मतलब आपकी गति यहां से लेकर के यहां तक, ये पीआर इंटरवल है, ठीक है सर। वहीं पे अगला नंबर लिखा है क्यूआरएस। क्यूआरएस का मतलब कहां से क्यूआरएस शुरू हो रहा है सर, यहां से लेकर के ये यहां तक क्यूआरएस आएगा, ठीक है। टी वेव का मतलब क्या है, यहां से लेकर के ये टी वेव है। क्यूटी इंटरवल, क्यूटी इंटरवल का मतलब ये क्यू है, ये आपके सामने टी है, तो यहां से लेकर के ये गैप है, ये क्यूटी इंटरवल कहलाएगा। और एसटी सेगमेंट, तो ध्यान रखिएगा पी क्यू आर एस एस टी, तो ये जो सेगमेंट है ये क्या कहलाएगा, ये। यहां तक कोई समस्या? अब एक चीज आएगी कि सर ये सेगमेंट और इंटरवल को थोड़ा ठीक बता दो तो मजा नहीं आ जाए। चलो आओ मिलके बात करते हैं। जब आप किसी डायरेक्ट पोर्शन से जुड़ करके कोई बात बोलोगे तो सेगमेंट कहलाएगा, लेकिन बीच में कोई और लोग आ रहा है, आप स्किप करके जा रहे हो तो वो इंटरवल होता है। समझ पा रहे हो? वो बेटा एबनॉर्मलिटी है, यहां चर्चा नहीं करेंगे यू के बारे, ठीक है। जैसे कि मेरा कहने का औचित्य, अगर मैं मान लीजिएगा कि ये ईसीजी बनाऊं, ये पी क्यू आर एस टी, तो अगर आपने जैसे कि पी क्यू आर एस टी अगर कोई जुड़ाव वाली चीज में बोलो तो सेगमेंट बोलो, लेकिन किसी को छोड़ के आगे फांद के जाओ तो इंटरवल। जैसे कि अगर मैं बोल दूं कि पी के साथ क्यू को पढ़ोगे तो ये सेगमेंट हो सकता है, एस को टी से पढ़ोगे तो ये सेगमेंट हो सकता है, लेकिन कल को तुम मान लो कि पी को आर से जोड़ो तो बीच में क्यू तो बेटा ही रह गया, तो ये क्या कहलाएगा, इंटरवल कहलाएगा। इंटरवल का मतलब बीच में छुट्टी है, इंटरवल का मतलब क्या है, छुट्टी है। चलो वहीं पे आप मान लीजिएगा कि एस टी पढ़ोगे तो सेगमेंट है, लेकिन क्यूटी पढ़ोगे तो इंटरवल है, क्योंकि बीच में छोड़ दिया। तो जब किसी को स्किप मार देते हो वो इंटरवल हो जाता है, और डायरेक्ट अटैचमेंट, डायरेक्ट कनेक्शन, डायरेक्ट वेव्स पढ़ते हो उसको सेगमेंट कहते हो। क्या कहते हो, सेगमेंट। यहां तक किसी बच्चे को मेरे हिसाब से कोई समस्या नहीं होगी, 2 अच्छे शब्द क्लियर होंगे। शब्द देखो बहुत छोटे हैं लेकिन शब्द बहुत अच्छे हैं। एस टी समझ में क्यों नहीं आता है, ये रहा एस और ये रहा टी, इनके बीच का गैप एस टी, और जब जुड़ाव है तो सेगमेंट बोल दिया।
समझ में आ गया। अब आपको बताया कि ये एस कहां से निकल के आएगा, एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल, और टी कहां से आता है सर, टी देखने को मिलता है मरीज के वेंट्रिकल के डायस्टोल। तो हम कह सकते हैं एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल से लेकर के एंड ऑफ वेंट्रिकुलर डायस्टोल, वेंट्रिकल के लास्ट मूवमेंट के कॉन्ट्रैक्शन से लेकर वेंट्रिकल के खुलने के बीच का समय, वो आपको दिक्कत नहीं करेगा कौन सी चीज कहां से आ रही है, क्योंकि आपको पी का पता है कॉन्ट्रैक्शन, क्यूआरएस का मतलब कॉन्ट्रैक्शन और टी का मतलब रिलैक्सेशन। चलो नो प्रॉब्लम, मजा आ गया सर, बहुत बढ़िया बेटा। ये जानकारियां आपने यहां तक कॉमनली ले ली, यहां तक किसी बच्चे को कोई समस्या भी नहीं, टाइम भी लिख दिया। पीआर इंटरवल 0.12 से 0.20, पी की वेव कितनी है 0.08 टू 0.10 सेकेंड। तो पी में कोई ज्यादा चेंज नहीं है, मैंने आपको सिस्टोल में भी पी यही पढ़ाया था कि एट्रियल के कॉन्ट्रैक्शन में लगने वाला समय 0.10 सेकेंड या 0.1 सेकेंड, 1 ही 10 है, 10 ही 1 है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन आगे आ गया क्यूआरएस, और क्यूआरएस में आपको बताए एंड ऑफ सिस्टोल से लेकर के, सॉरी इनिशियली एट्रियल रिलैक्सेशन से लेकर के वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, दोनों चीजें आ जाती है, और दोनों चीजें आती है, इसका समय हो गया लेस देन 0.11 सेकेंड। डब्बे तुम काउंट कर लेना, यहां अगर मैं 0.08 का मतलब मैं यहां क्या बोल सकता हूं, 2 से लेकर 2.5 डब्बे। यहां मैं क्यूआरएस में क्या बोल सकता हूं भैया जी, ये लगभग 3 डब्बों से कम है। नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स लेस देन 3 बॉक्सेज, याद करना, याद आएगा आगे। एबनॉर्मलिटी पता करते टाइम यूं 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 नहीं करना है, पता होना चाहिए क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स नॉर्मल कितने डब्बों से कम होता है, 3 से, क्योंकि 3 डब्बे होते ही 12 सेकंड हो जाए, 0.12 हो जाएगी, और आपका ये 0.11 से कम है तो लेस देन 3 बॉक्स, ऊपर वाला 2 से 2.5 बॉक्स, ठीक है। टी वेव है जो 0.20 सेकेंड, कितना समय लेती है 0.20 सेकंड के राउंड का समय लेती है, यानी काफी अच्छा बनता है, ठीक है। क्यूटी इंटरवल 0.40 पुरुषों में, 0.42 महिलाओं में, और लास्ट में एसटी सेगमेंट 0.04 टू 0.08, यानी लगभग 1 से 2 बॉक्स। तो ये सबके बॉक्स आप याद कर सकते हो, समय से ज्यादा बॉक्स काम आ जाएंगे जब वेव देख के काम करना हो, यहां तक परेशानी नहीं। चलो अब अपन ईसीजी की इन नॉर्मल चीजों से रूबरू हुए, और इसके बाद अपन बात करते हैं हार्ट रेट को निकालना। हार्ट रेट का मतलब होता है, एक हार्ट रेट का मतलब एक आर वेव से लेके दूसरे आर वेव के बीच का गैप, वो आपकी पूरी हार्ट रेट हो जाती है। तो आपको क्या करना है, हार्ट रेट निकालने के लिए काउंट द बॉक्सेज इन बिटवीन 2 आर वेव। दो आर आर वेव के बीच में जो डब्बे हैं उनको काउंट करो, जितने भी किए। अब आपको बताए कि स्मॉल बॉक्स 1 मिनट में आते हैं 1500, और लार्ज बॉक्स आते हैं 300। तो अगर तुमने काउंटिंग लार्ज बॉक्स की है, तो जो संख्या आई है उसको 300 से डिवाइड कर दो। कौन से बॉक्स पता ही है, ऊपर पूरा लिख दिया। अगर तुमने स्मॉल बॉक्स लिए थे तो जो बॉक्स की संख्या आई है उसको 1500 से डिवाइड कर दो। तो यहां पर कंडीशन ये हो जाएगी, यहां पर कंडीशन ये हो जाती है, और जो होगा आपकी हार्ट रेट निकल आएगी 1 मिनट की। बहुत आसान है कि ठीक ठाक चल रहा है तो 6 सेकंड तक वेव को देख के 10 से गुणा कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं। भाई मैंने ईसीजी में 1 सेकंड तक काउंट की और उसके बाद उसको 10 से गुणा कर दिया, 6 को 10 से करोगे तो 60 हो जाती है। 10 सेकंड तक देख के 6 से गुणा कर दो तो 60 सेकंड। मुद्दा है कि हार्ट रेट 60 सेकंड में निकलेगी, और एबनॉर्मल है तो पूरी 1 मिनट देखना। अगर वेव एबनॉर्मल हो तो पूरी 1 मिनट तक देखना होता है। नॉर्मल दिख जाएगी हाँ ठीक है सब बराबर है, तो 6 सेकंड तक की वेव देख लो बहुत है। 6 सेकंड में कितना समय लगेगा, कितने डब्बे देखने हैं, काउंट बताओ तुम। एक बड़ा डब्बा कितने सेकंड का था, 0.2 का। 5 डब्बों से कितना होगा,
1 सेकंड, 2 सेकंड में 10, 3 सेकंड में 15, 4 सेकंड में कर लो काउंट, कर लोगे ऐसे? तो ऐसे काउंट करके आपको 6 सेकंड देख के 10 से गुणा कर लो। नहीं तो सबसे बढ़िया यही तरीका है, वो तो थ्योरेटिकल है, मतलब उन सबका सेम निकलता है, इसलिए वो बात बोली है। तो हार्ट रेट निकालना भी सीख गए। अब अपन ईसीजी के अंदर बात करते हैं कुछ एबनॉर्मलिटी ऑफ ईसीजी। इतनी देर अपन ने नॉर्मल ईसीजी पे चर्चा कर ली, अब अपन एबनॉर्मल ईसीजी पे बात करते हैं। चलो अभी भी कुछ, पहले ईसीजी का नाम है साइनस रिदम। साइनस रिदम का मतलब भगवान की दया से एकदम नॉर्मल, जब आपकी हार्ट रेट इन बिटवीन 60 टू 100 बीट पर मिनट हो, तो आपको बराबर ऐसा देखने को मिलेगा, ये P, ये Q, ये R, ये S, ये T, बराबर P आपको देखने को मिल जाएगा कितनी कंडीशन का? तो आपके जो बॉक्सेज की संख्या देखने को मिल रही है लगभग 2 से 2.5, QRS बराबर 3 बॉक्स से कम मिल जाएगा, और जो T है बराबर 5 बॉक्स के अराउंड मिल जाएगा। और आप समझ लेना कि नॉर्मल है। जब भी ईसीजी का ग्राफ सामने आए तो ईसीजी देखना सिखा रहा हूं सॉरी, जिंदगी में कभी भी ईसीजी का ग्राफ सामने आए तो पहली झलक में पता करो कि क्या ये पांचों सरदार है कि नहीं है। PQRST, पहली झलक में एक ही चीज पता करो कि कोई मेंबर मिस तो नहीं है, और मिस हो गया तो डायरेक्ट वहां से कनेक्ट कर लो बात को, फिर घूमने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपने जैसे ही देखा तो सर P भी है, Q भी है, R भी है, S भी है, T भी है, तो फिर अपन जाते हैं दूसरे नंबर पे उसकी हार्ट रेट देखने। पहला कंसेप्ट क्या है ईसीजी देखने का? जब देखो ये मैंने इंडिविजुअल दिखाई, जब बड़ा ग्राफ हो तो सेकंड लीड में चले जाना सीधा V2 में। अब जाकर के उस लीड को उठा करके जैसे ही आप देखोगे और देखने के दौरान सर PQRST सब है मतलब रिदम साइनस के रूप में जाएगी, नहीं जाएगी तो आगे देखेंगे। अगर P गायब होता तो एट्रियम की गड़बड़ होती, Q में गड़बड़ होती तो QRS की वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन की होती है, T में होती तो वहां चला जाता, लेकिन ये नहीं है तो मैंने साइड में किया। दूसरे नंबर पे मेरी मोरल रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी हार्ट रेट काउंट करूं। हार्ट रेट कैसे काउंट करता हूं? 2 RR के बीच में डब्बे निकाल के भाग लगाऊंगा तो मुझे पता चल जाएगा कि क्या है। अगर हार्ट रेट 60 से 100 है तो साइनस है, 100 के ऊपर है तो टेकीकार्डिया, 60 के नीचे तो ब्रेडिकार्डिया। क्लियर हुआ? सर ये भी टकाटक है, तो तीसरे नंबर पे जाना होता है PR इंटरवल देखने। तीसरे नंबर पे क्या देखना होता है? PR इंटरवल। PR इंटरवल अगर 0.12 से 0.20 के बीच में है तो मैं बोल दूंगा एट्रियम से वेंट्रिकल तक गति तो टकाटक जा रही है। फिर मैं धीरे धीरे एक एक वेव्स को भांपूंगा तो मेरी बीमारी लपेटे में आ जाएगी। बात क्लियर हुई? चलो, साइनस रिदम के बाद दूसरे नंबर की जो मैं ईसीजी यहां लिख रहा हूं उसका नाम है साइनस टेकीकार्डिया। साइनस टेकीकार्डिया का मतलब आपका दिल धड़कता है उसी की आरजू में, लेकिन इस मरीज की जो हार्ट रेट है वो मोर देन 100 बीट पर मिनट है। मरीज की हार्ट रेट मोर देन 100 बीट पर मिनट है, और मोर देन 100 बीट पर मिनट देखने को मिली, इसका मतलब दिल तेज धड़क रहा है, और तेज धड़केगा तो आरआर का गैप बढ़ेगा या घटेगा? भाई मैं गाड़ी अगर 60 से 100 की स्पीड से चला रहा हूं तो आपने बोला कि आप इतने घंटे में अपना गंतव्य स्थान तय करोगे, लेकिन मैंने बोला मैं तो गाड़ी 100 क्रॉस चला रहा हूं तो समय कम लगेगा। स्पीड बढ़ने पे समय कम लगता है, दूरी समय चाल पड़ा है ना, स्पीड डिस्टेंस वगैरह। हाँ, तो कुल मिलाकर के यहां आपका क्या हो जाएगा? डिक्रीज आरआर इंटरवल। आरआर इंटरवल कम हो जाता है, जैसे कि ये मान लीजिएगा अब मैं सिर्फ आर बना रहा हूं,
ये आपके ईसीजी का आरआर इंटरवल यहां क्या देखने को मिल रहा है, कम हुआ या नहीं हुआ? ये आपके ईसीजी का गैप कम हो गया, ये कंडीशन कहलाती है साइनस टेकिकार्डिया। क्या कहलाया? साइनस टेकिकार्डिया। चलो दूसरे नंबर की ईसीजी पे जाते हैं। जब साइनस रिदम है तो इलाज के ऊपर कुछ नहीं, ऑब्जर्वेशन करो। ज्यादा अगर लगे तो छोटा मोटा कैरोटिड मसाज वगैरह कर दो, कोई कारण है साइनस ठीक हो जाती है। साइनस का मतलब ऐसे नोड काम कर रहा है, कोई बड़ा इलाज करने की आवश्यकता नहीं है, ऑब्जर्वेशन ही करना है। दूसरे नंबर पे नाम आता है साइनस ब्रेडिकार्डिया। साइनस ब्रेडिकार्डिया का मतलब अभी भी ऐसे नोड अपनी जिम्मेदारियां लेके चल रहा है, लेकिन ब्रेडिकार्डिया बोल दिया मतलब मरीज की हार्ट रेट क्या हो गई, लेस देन 60 बीट पर मिनट। 60 बीट से हार्ट रेट कम हो गई, और 60 बीट से हार्ट रेट कम हो गई तो यहां क्या देखने को मिलता है, आरआर इंटरवल प्रोलॉन्ग। ध्यान रखिएगा, यहां क्या देखने को मिलता है, आरआर इंटरवल प्रोलॉन्ग हो जाएगा। अब आरआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा तो आरआर वेव आपको दूर दूर देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, आरआर इंटरवल प्रोलॉन्ग होगा या नहीं होगा, ये देखो ये देखने को मिल जाएगी, आरआर दूर दूर चली गई सर। अब ब्रेडिकार्डिया है तो ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगा, एट्रोपिन दे दो। वैसे साइनस है, घबराने की जरूरत नहीं। चलो आगे तीसरे नंबर पे चलने की कोशिश करते हैं। तीसरे नंबर पे आती है इंस्पायरेटरी साइनस रिदम। इंस्पायरेटरी साइनस रिदम, और अगर मैं बात करूं इंस्पायरेटरी साइनस रिदम की, इंस्पायरेटरी साइनस रिदम का मतलब है कि जब अपन सांस अंदर लेते हैं तो हार्ट रेट बढ़ जाती है, और जब सांस बाहर छोड़ते हैं तो ब्रेडिकार्डिया। इन कंपैरिजन इतना ज्यादा नहीं होता है, लेकिन हां जब मैं सांस लेता हूं तो थोड़ी मेरी धड़कन बढ़ती है, और बढ़ती है तो थोड़ा सा मेरा आरआर नजदीक आएगा, और जब मैं सांस छोड़ता हूं तो मुझे थोड़ा ब्रेडिकार्डिया होता है, तो मेरा आरआर क्या होता है, थोड़ा वाइड हो जाता है। लेकिन साइनस है, कोई बड़ी बीमारी है नहीं। तो अगर मैं बोलूं कि यहां पर इंस्पायरेशन टेकिकार्डिया कर रहा है, एक्सपायरेशन ब्रेडिकार्डिया कर रहा है, इसको रेस्पिरेटरी साइनस रिदम भी कहते हैं, इंस्पायरेटरी साइनस रिदम को। इसको कुछ लोग रेस्पिरेटरी भी लिख सकते हैं ना, रेस्पिरेटरी, क्योंकि दोनों चीजें आ गई ना। तो जब आप सांस अंदर लोगे तो यहां डिक्रीज आरआर हो जाएगा, सांस छोड़ोगे तो इंक्रीज आरआर हो जाएगा, जो आपको वेव्स में सांस के साथ में देखने को मिलेगा। चलो 3 में कोई समस्या नहीं है। चौथे नंबर की लिख रहे हैं जिसका नाम है पीएसी। पीएसी का मतलब है प्री मैच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, नाम से पता चल रहा है एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में कौन आती है, तो आप बोलोगे सर पी वेव आती है। प्री मेच्योर का मतलब समय से पहले आ गई, इसका मतलब एक्स्ट्रा पी वेव सीन। थ्योरेटिकल लिख रहा हूं, एक्स्ट्रा पी वेव प्रेजेंट।
और जब आप इसको देखोगे तो मान लीजिएगा कि आपकी ये P है, क्यू आर एस टी है, P है, क्यू आर एस टी है, उसके बाद में ये P है, ये P है, ये क्यू आर एस टी है। यानी कहने का मतलब P क्यू आर एस टी, P क्यू आर एस टी, P P क्यू आर एस टी। कहने का मतलब है कि सर देखो यहां पर ये एक्स्ट्रा पी वेव आई या नहीं आई, आई इसका मतलब बीच में हर्ट ने एक कॉन्ट्रैक्शन फास्ट फॉरवर्ड जल्दी कर लिया। तो अगर आपको ईसीजी में एक्स्ट्रा पी वेव आ जाए तो समझना कि इसको क्या बोलते हो, प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन। सर इलाज क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ऑब्जर्वेशन करो और किसी रिदम में कन्वर्ट हो तो डॉक्टर साहब को इन्फॉर्म करो। आगे पता चले कि ये 1 से 2, 2 से 3 यानी प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन में भी कन्वर्ट इनटू एट्रियल फ्लटर या एट्रियल फिब्रिलेशन, तो जाने की जरूरत है। चलो दूसरा 5वें नंबर की ईसीजी अगर मैं आपके सामने बात करूं तो पीवीसी, प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन का मतलब आपके हार्ट का वेंट्रिकल समय से पहले कॉन्ट्रैक्ट कर गया। वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो कौन सी वेव आती है, क्यूआरएस। पहले कर गया तो एक्स्ट्रा क्यूआरएस। एक्स्ट्रा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। ठीक है साहब। नॉर्मल ये पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर एस टी, पी क्यू आर क्यू आर टी, पी क्यू आर एस टी, सब कुछ ठीक है। ये देखो बीच में आपको दिखा है, ये क्या था सर, ये एक्स्ट्रा क्यूआरएस आ गया। और एक्स्ट्रा क्यूआरएस आ जाना क्या कहलाता है सर, पीवीसी कहलाएगा। यहां पे भी ऑब्जर्वेशन कि कहीं ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में तो कन्वर्ट नहीं हो जाए। यहां तक कोई दिक्कत? मेरे हिसाब से तो किसी को इन 5 ईसीजी में साइनस टेकिकार्डिया, साइनस ब्रेडिकार्डिया, रेस्पिरेटरी साइनस रिदम, प्रीमेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, प्रीमेच्योर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन में समस्या नहीं होगी। चलो 6ठे नंबर की ईसीजी की बात करते, जिसका नाम है एट्रियल फ्लटर। दोस्तों एट्रियल फ्लटर का मतलब अगर किसी व्यक्ति का एट्रियम लगभग आपके 250 से 400 की स्पीड से दौड़ने लग जाए। कितने की स्पीड से? सर ये भी स्पीड होती है क्या? हाँ होती है। एक ही एक्स्ट्रा आ रहा है, जब तक एक्स्ट्रा है फिर तो कॉम्प्लिकेशन ही बन जाएगा। चलो 250 से 400 की स्पीड से अगर दिल धड़क रहा है तो हालांकि इसको धड़कना नहीं फड़कना ही कहते हैं। जब ऐसा देखोगे तो आपको यहां क्या देखने को मिलती है, तो देखने को मिलता है टूथ सू शेप पी वेव। ध्यान रखिएगा अगर आपकी ईसीजी में टूथ सू से पी वेव अगर थ्योरेटिकल पूछ ले, कई बार पूछा हुआ है बोलना फ्लटर, और देखने की कला में बताऊं तो 2 से 3 पी वेव आएगी, गिन के देख लेना, और बराबर साइज की आएगी। एकदम ऐसे लगता है कि जैसे कि चूहे ने कुतर रखी है। तो अगर आपके 2 से 3 वेव पी वेव बनाऊं, उसके बाद ये क्यूआरएस बनाऊं, ये टी बनाऊं,
उसके बाद फिर से 2 से 3 पी वेव बनाऊं, ये फिर क्यू आर एस बनाऊं, फिर टी वेव बनाऊं, फिर से 2 से 3 पी वेव बनाऊं, फिर से क्यू आर एस बनाऊं, फिर से टी वेव बनाऊं, तो समझ लेना कि ऐसी ईसीजी को आप लोग क्या बोलोगे? सर ये दिख रहा है क्या तुम्हें? इसी को टूथ सू शेप बोला जाता है और इट इज ए क्लासिकल। गिन लो, 2 से 3 से ज्यादा कहीं नहीं होगा। इसको बोलते हैं अपन क्या? एट्रियल फ्लटर। वर्बली बोल रहा हूं, 2 से 3 देखने के टाइम देख लेना ताकि फिब्रिलेशन और फ्लटर में कंफ्यूज नहीं होगे। अब ऐसी कंडीशन में क्या करना है? एक तो ऑब्जर्वेशन, दूसरा इसके अंदर भी जब दिल फड़फड़ फड़फड़ कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में आप वेगल मैन्युअर काम में लो, यानी वेगस को स्टिमुलेट करो ताकि ब्रेडिकार्डिया हो जाएगा। या फिर कैरोटेड मसाज कर दो। कैरोटेड मसाज कभी भी 5 से 10 सेकंड से ज्यादा नहीं करना। आप अगर मेरी कैरोटेड को 5 से 10 सेकंड मसाज करोगे तो ये वेगस पाथवे को स्टिमुलेट करेगा और मेरे अंदर ब्रेडिकार्डिया होगा, और ब्रेडिकार्डिया होते ही जो मेरा हार्ट, अभी देखो अपन इसको ज्यादा सीरियस इसलिए नहीं रह रहे हैं कि ये सीरियस में जा सकता है, लेकिन धड़क तो रहा है। और दूसरा, एट्रियम की इतनी इज्जत नहीं है मार्केट में जितनी वेंट्रिकल की है, ठीक है? एट्रियम आपके 250 से 400 की स्पीड से जू 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 जू। ऑब्जर्वेशन करो कि फिब्रिलेशन में जा तो नहीं सकता, और जा सकता है तो देखेंगे। तो ये छोटा मोटा ट्रीटमेंट कर दिया, हाँ नहीं, इसमें भी कोई स्पेसिफिक इंटरवेंशन की नीड नहीं है, चलिएगा। 7वें नंबर की ईसीजी आपके सामने आ जाएगी जिसका नाम होगा एट्रियल फिब्रिलेशन। एट्रियल फिब्रिलेशन, सर ये एट्रियल फिब्रिलेशन में आपका वेंट्रिकल 350 से 600 की स्पीड से दौड़ रहा है, दौड़ नहीं रहा है, भाग रहा है, उड़ रहा है, हवा में उड़ान भर रहा है। हालांकि अब धड़कना नहीं, इसको फड़कना कहते हैं। और इतना ज्यादा फड़केगा ना तो एट्रियम का खून वेंट्रिकल में आएगा नहीं। सर एट्रियम का खून वेंट्रिकल में कब आता है? जब वॉल खुलते हैं तो पहले रैपिड फिलिंग, तो इसके बाप से भी रुकेगी नहीं, वो तो होगी, क्योंकि रैपिड हीलिंग का मतलब फोर्स के साथ आना, कॉन्ट्रैक्शन का कोई रोल नहीं है। स्लो फिलिंग वो भी होगी। तो एट्रियम के कॉन्ट्रैक्शन से सिर्फ हम 10% खून फेंकते हैं, याद है आपको? तो अब वो नहीं फेंक पाएंगे, वो खून आपके एट्रियम में रुकना शुरू हो जाएगा, तो मोर चांस ऑफ थ्रोम्बस। ध्यान रखिएगा, इस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलता है? पहली बात तो फिब्रिलेटिंग पी वेव, आपको फिब्रिलेटिंग पी वेव एकदम यूं, इस बार अब 2 से 3 का कोई रोल नहीं है, या अपसेंस पी वेव, कि हमें पी वेव या तो फिब्रिलेट होती हुई दिख रही है और या फिर हमें दिख ही नहीं रही है, या तो हमें फिब्रिलेट होती हुई दिख रही है या हमें पी वेव दिख ही नहीं रही है। ये वाली कंडीशन क्या कहलाती है? तो ध्यान रखिएगा सर, इसको बोलते हैं एट्रियल फिब्रिलेशन। इस कंडीशन में क्या होगा? मोर चांस ऑफ, स्टार बना के लिख रहा हूं, चांसेज ऑफ एट्रियल क्लोट बोले तो थ्रोम्बस फॉर्मेशन। तो थ्रोम्बस के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? सर हम एंटी कोएगुलेंट देंगे, वारफ्रिन। क्योंकि मरीज कोई बेहोश तो है नहीं, तो मुंह के रास्ते से ही देंगे, तो बेस्ट एंटी कोएगुलेंट के अंदर, ये क्या हो गया, कहां चले गए अपन दोस्तों?
चलो चलो चलो, ये तो आपके गड़बड़ हो गई सिस्टम में। जान बची तो लाखों पाए। आगे आगे। कहाँ गया? अब ये आया तो चेट उड़ गई, ये लो। हाँ, तो ये जब एट्रियम इतना ज्यादा आपका 350 से 600 की स्पीड से भाग रहा है, तो इसके दौरान हार्ट के एट्रियम में क्लोट या थ्रोम्बस बनने के चांसेज हैं। क्लियर है? तो इस कंडीशन को अपन एंटी कोएगुलेंट देंगे, और एंटी कोएगुलेंट में पसंदीदा कौन सा है? वारफेरिन, क्योंकि ये मुंह के रास्ते से उस दवाई को ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर अपन बात कर रहे हैं कि फिर इसके ट्रीटमेंट भी करना पड़ेगा, हाँ करो। एक तो वो हो गया एंटी कोएगुलेंट वाला, तो इसके अलावा इसमें भी वेगल मेन्वर वगैरह, हर एक वेव जनरेट तो होती है ना, हार्ट रेट काउंट करने के लिए 2 आरआर वेव की बात है। आरआर वेव हार्ट जनरेट थोड़ी करती है, एट्रियम में भी तो कॉन्ट्रैक्शन होता है, समझ पा रहे हो? तो एट्रियम में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो एट्रियम की भी तो स्पीड होती है, ये एट्रियम की स्पीड है। चलो, ट्रीटमेंट के लिए क्या करोगे? वेगल मेन्वर, कैरोटेड मसाज, अर्दमिक मेडिकेशन, एंटी एर्थमिक। एंटी एर्थमिक का मतलब जो एर्थमियाज को, हार्ट की एबनॉर्मल रिदम को ठीक करे, वो दवाइयां देंगे, जिसको आप बोल सकते हो फार्मेकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन। फार्मेकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन। कार्डियोवर्जन का मतलब होता है हार्ट की एबनॉर्मल रिदम को नॉर्मल रिदम में कन्वर्ट करो, ध्यान रखिएगा। हाँ, वेगल मेन्वर का मतलब वेगस नर्व को स्टिमुलेट करो, चाहिए ओरल कैविटी के थ्रू करो या एनल कैविटी के थ्रू करो, कैसे भी करो। तो ध्यान रखिएगा, एंटी एरिथमिया हो गया, कैरोटेड हो गया, वेगल मेन्वर हो गया, फार्मेकोलॉजिकल कार्डियोवर्जन। कार्डियोवर्जन का मतलब हार्ट की एबनॉर्मल रिदम को नॉर्मल रिदम में कन्वर्ट करना। तो ये हाँ, एडिनोसिन वगैरह अपन काम में लेने की कोशिश करते हैं। यहां तक इन 7 ईसीजी में कोई समस्या नहीं होगी। 8वें नंबर की ईसीजी आपके सामने आती है, जिसका नाम है वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। दोस्तों अब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वेंट्रिकल के ऊपर ही अपने सारे गाजे बाजे हैं। अगर आपके वेंट्रिकल की स्पीड 150 टू 250 के बीच में हो गई, तो ये वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है। और वेंट्रिकल जब तेजी से धड़कने लगा है, तो दूसरा कुछ दिखता ही नहीं है, वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सीन। वाइड कब होगा? नॉर्मल क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स 3 डब्बे से कम है, अगर 3 डब्बे से बड़ा आपका क्यूआरएस हो गया, तो ये वाइडेंट क्यूआरएस कहलाता है। क्या कहलाता है? वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। तो यहां क्या बोलोगे? अब्सेंस ऑफ पी वेव। पी वेव अब्सेंट इसलिए हो गई कि दिख नहीं रही है, वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। और जब आप इसकी ईसीजी देखोगे तो आपको ऐसा प्रतीत होगा, ये एम्स दिल्ली की कभी फेवरेट हुआ करती थी।
अगर सिर्फ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स दिख रहा है और कुछ दिख ही नहीं रहा है, तो ऐसी कंडीशन को आप क्या बोलोगे? वीटी। सेम चीज ये ग्राफ बना सकते हो। ये अगर आपके ईसीजी में आ रहा है यानी ओनली क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स सीन, वीटी कहलाएगा। अब आपसे पूछा जाता है कि वीटी के मरीज में आपकी फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी असेस पल्स रेट। फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगा? असेस पल्स रेट। क्या असेस करो? पल्स रेट को असेस करो। अब पल्स रेट को जब असेस करोगे तो दो चीजें मिलेगी, या तो अपसेंट और या प्रेजेंट, और तो क्या ही होगा। अगर तुम्हारी पल्स रेट प्रेजेंट है तो ज्यादा सीरियस नहीं है, तो आप इसमें कर दो कार्डियोवर्जन, फार्मेकोलॉजिकल और इलेक्ट्रॉनिक। लेकिन अगर पल्स अपसेंट है तो इमीडिएटली मरीज को करना पड़ेगा डिफिब्रिलेशन, डीफेब। आगे पढ़ाऊंगा पूरा डीफेब कैसे करते हैं, क्या होता है, कार्डियोवर्जन क्या होता है, अभी के लिए दिमाग में रखना। तो वीटी आते ही कभी डीफेब मत बोल देना, वीटी आते ही बोलना पल्स चेक करेंगे। और पल्स अपसेंट मिले, पल्सलेस वीटी। अपसेंट का मतलब क्या है? पल्सलेस वीटी। पल्सलेस वीटी का आगे एक ये किसका इंडिकेशन बन जाएगा? डीफेब यानी डीफिब्रिलेशन, जिसका दूसरा नाम होता है एसिंक्रोनाइज कार्डियोवर्जन। बिना ईसीजी की कोई वेव देखे सीधा करंट का झटका लगाना क्या कहलाता है? डीफेब। नहीं लगाओगे तो कुछ ही सेकंडों में मर जाओगे। सबसे बराबर कंडीशनों में से एक कंडीशन का नाम है। यहां तक कोई समस्या नहीं। इसके बाद 90 नंबर की ईसीजी आती है एसवीटी। सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। देखो टेकिकार्डिया हुआ इसका मतलब हार्ट रेट तो 100 क्रॉस है, वेंट्रिकल में हुआ इसका मतलब गड़बड़ तो क्यूआरएस में। सुप्रा का मतलब दोस्तों जो क्यूआरएस बनता है उसके अपर नोच में, कहने का मतलब है कि जब आपका क्यूआरएस आना था उससे पहले कोई एक्स्ट्रा इंपल्स आ गई और उसने इसको थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया। नॉर्मली क्या होता है, ऊपर एट्रियम नीचे वेंट्रिकल, ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा, पीआई ये करेगा, क्यूआरएस आएगा। लेकिन इनके बीच में कोई अगर गति को बढ़ा देता है तो स्लाइट क्यूआरएस ऊपर उठ जाता है, दैट इज कॉल्ड एसवीटी, सुप्रा वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। अच्छी बात यह है कि एसवीटी में क्यूआरएस वाइड नहीं होता है, स्टार बना के आप लिख सकते हो कि इसमें आपको शॉर्टन क्यूआरएस मिलता है। तो जब आपको कोई मैं ईसीजी दिखाऊं तो उस ईसीजी में आपको ऐसा कोई नजारा देखने को मिलता है। आपने देखा होगा कि ये मैं ऊपर एक ग्रूम बना रहा हूं, ये एक यहां घुमाव देखने को मिल रहा है, और ये जो घुमाव होता है ये एसवीटी के क्यूआरएस में आता है, ये घुमाव। तो पहली बात तो देखो क्यूआरएस वाइड नहीं हुआ, यानी क्यूआरएस आपको आपके बराबर 3 डब्बों से कम मिलेगा, और उसके साथ में ये ऊपरी एक्स्ट्रा नोच होता है, दैट इज कॉल्ड एसवीटी। तो क्यूआरएस नजदीक नजदीक हो तो एसवीटी, क्यूआरएस दूर हो तो आपका कौन सा? वीटी। तो वीटी और एसवीटी का चीज क्लियर हो गया होगा। सेम टू सेम इसमें भी कैरोटेड वेगल मैन्युअर वगैरह करो, इसमें ड्रग ऑफ चॉइस का नाम है एडिनोसिन। एक्स्ट्रा नहीं, एक्स्ट्रा सिर्फ नोच डेवलप हो रहा है ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक इंपल्स एक्स्ट्रा जनरेट हो जाती है जो इसको चेंज कर देती है। हार्ट के करंट में चेंजेज आ गया, जिसके कारण करंट बोले तो इलेक्ट्रिबिलिटी, तो फोटो आएगी एसवीटी या वीटी की। तो बस फर्क ये है कि जब सिर्फ क्यूआरएस दिख रहा है तो आंख मीच के बोलना तकलीफ भी है,
वेंट्रिकल में, वेंट्रिकल में क्या तकलीफ है, एक्स्ट्रा आया तो पीवीसी, नहीं आया तो तेज धड़क रहा है तो वीटी या एसवीटी, नजदीक नजदीक है तो एसवीटी, दूर दूर है तो वीटी। बात खत्म, पैसा हजम। बस नजदीक और दूर को देखना है। ड्रग ऑफ चॉइस पूछे तो ये दे देना, यहां तक कोई समस्या नहीं। अगले 10 नंबर की ईसीजी आपके सामने रखते हैं, वीएफ। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का मतलब क्या देखने को मिलता है, ध्यान रखिएगा। वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन का मतलब होता है कि आपके वेंट्रिकल की स्पीड मोर देन 350 बीट पर मिनट देखने को मिल गई, और यहां वेंट्रिकल इतना फड़फड़ा रहा है कि कुछ नहीं दिख रहा है। ओनली फिब्रिलेशन, ओनली एक्सिस फिब्रिलेशन प्रेजेंट इनटू हार्ट। हार्ट में सिर्फ एक भयंकर फिब्रिलेशन आ रहा है, हार्ट को धड़कना चाहिए लेकिन हार्ट सिर्फ फड़क रहा है। इट इज ए मोस्ट लिथल कंडीशन। पूरे दुनिया में सबसे घातक कोई बीमारी है तो वीएफ है, कुछ ही सेकंडों में मर जाओगे इलाज नहीं मिला तो। मोस्ट लीथल कार्डियक कंडीशन, ये बहुत लीथल कार्डियक कंडीशन होती है, जानलेवा होती है। आंख मीच के, इसके अंदर आपको ईसीजी में कुछ नहीं दिखेगा। अगर आपको ईसीजी में कुछ नहीं दिखे, नथिंग क्लियर सीन, न पी है न क्यू है न आर है न एस है न टी है, कुछ ना मिले तो समझ लेना कि क्या हो गया। या तो आपको वहां क्यूआरएस वाइड हो रहा था, या तो फिब्रिलेटिंग क्यूआरएस, क्यूआरएस नाचता हुआ दिख रहा है तो समझ लेना ये वीएफ है। वीएफ का इलाज क्या है, आंख मीच के डीफेप, और कोई ऑप्शन ही नहीं है। इमीडिएटली डीफेप, कुछ नहीं देखना, न आव न ताव, यहां तक कोई परेशानी नहीं होगी। बात खत्म हुई। 10 ईसीजी, एक बार कमेंट करके मुझे बता दो कि क्या ईसीजी की झलक लग रही है या ऊपर से जा रही है। मेरे हिसाब से काफी हद तक आपके ज्ञान में इजाफा हुआ होगा पहले की तुलना में, कि हां पढ़ाते तो सब है लेकिन पढ़ाते कैसे हैं ये कुछ विशेष लोग ही बताते हैं। तो नाजनी निगाहों से न देख, हम दरिया में ना कराए हैं, और हवाएं क्या खाक हमारा रास्ता रोकेगी, हम तो तूफान से टकरा के आए हैं। पढ़ ले बेटा, है ना। कोई चीज एक बार बताई जाती है उस टाइम तैयार रहो। डिफिब्रिलेटर पूरा अलग से पढ़ाऊंगा, वोल्टेज वोल्टेज सारा पढ़ेंगे, पूरा टॉपिक पढ़ेंगे कार्डियो वर्जन। चलो 11 नंबर की एक ईसीजी आपको मैं बता सकता हूं जिसका नाम होगा WPW सिंड्रोम। वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। ये आज से 2 साल पहले मैंने पहली बार पढ़ाई थी, और किस्मत ऐसी है कि भगवान ने बहुत अच्छा आशीर्वाद मुझे दे रखा है, उसी पहले ही पेपर में आ गई थी। आगे भी आने की अच्छी गुंजाइश है। वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। वॉल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम क्या होता है कि हार्ट में कंजेनाइटल कंडीशन डेवलप हो जाती है। ड्यू टू
हर्ट कंजेनाइटल डिसऑर्डर। आपके हर्ट में कोई कंजेनाइटल डिसऑर्डर हो जाता है, उसके कारण एक्सिस इलेक्ट्रिबिलिटी जनरेट होती है, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है, डेवलप एक्सिस या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिबिलिटी, और आपके हर्ट में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिबिलिटी डेवलप होती है, जिसके कारण आपको कुछ ईसीजी में चेंज आता है। अब क्या चेंजेस देखने को मिलता है, तो शॉर्ट पीआर, वाइडेंट क्यूआरएस और डेल्टा वेव प्रेजेंट। ध्यान रखिएगा, ये जो मैंने डेल्टा शब्द लिखा ये थ्योरिटिकल आ सकता है कभी, आंख मीच के जवाब दे देना, एकमात्र ईसीजी है जहां मैंने डेल्टा की चर्चा की है। तो जहां आपका पी खत्म होकर के क्यूआरएस शुरू होता है, उसका इनिशियली घुमाव डेल्टा कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका पीआर इंटरवल कम हो गया, मतलब पीआर इंटरवल ऑफकोर्स किससे कम हुआ है, पीआर इंटरवल कितना था, 0.08 टू 0.10, पीआर इंटरवल ये था, नहीं 0.12 से 0.20, तो पीआर कम हो गया और क्यूआरएस बढ़ गया। तो क्यूआरएस बढ़ने का मतलब आप में क्यूआरएस तो किससे ज्यादा देखने को मिल रहा है, क्यूआरएस कितने था सर, क्यूआरएस लगभग 3 डब्बे से कम था, 3 डब्बे से ऊपर क्यूआरएस निकल जाता है, 2.5 डब्बे से ऊपर, तो वाइडेंट क्यूआरएस कहलाएगा। और पीआर इंटरवल आपका 3 से 5 डब्बे था, लेकिन उससे कम हो गया, उससे क्या हो गया, कम हो गया, तो पीआर घट गया, क्यूआरएस बढ़ गया और डेल्टा वेव देखने को मिल रही है। तो अगर मैं इसका ईसीजी बनाऊं, तो देखो शॉर्टन पीआर का मतलब ये पीआर, ये जो घुमाव है ये डेल्टा है, ये जो आपने ये घुमाव दिया है दैट इज कॉल्ड डेल्टा। तो ऐसा कभी कहीं दिखने को मिले, नॉर्मली ऐसा थोड़ी था, नॉर्मली कैसे था, पी क्यू, यानी यहां जो ये एकदम शार्प होता है ये घूम गया, जो शार्प घुमाव था आपका ये घूम करके गोल गोल गुमटी जैसा दिखे तो इसको बोलते हैं डेल्टा वेव। क्या बोला जाता है, डेल्टा। आपने मैथ्स में डेल्टा नहीं पढ़ा, बस वैसा का वैसा यहां डेल्टा देखने को मिल रहा है। डेल्टा कैसा होता है, ऐसा ही तो बनाते थे, डेल्टा ऐसा ही बनाते थे। तो वॉल पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम वाली कंडीशन में आपको ईसीजी में ये चेंजेज मिलता है। यहां तक कोई समस्या मेरे हिसाब से किसी बच्चे को नहीं होगी, ठीक है। इसमें गड़बड़ आपको कहां देखने को मिलती है, तो एवी नोड में। अगर आपसे पूछे वॉल पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम में एबनॉर्मलिटी कहां है, एवी नोड में। एवी नोड स्लाइटली उस इंपल्स को क्या करता है, डाइवर्ट करता है, यानी उसको क्या करने की कोशिश करता है, उसको वहां से बाईपास कर देता है। बहुत डीप में पढ़ा हूं, हाँ साइकेट्रिक में वो अलग है। एवी नोड क्या कर देता है, बाईपास कर देता है। जहां नॉर्मली आपने हर्ट में पढ़ा होगा कि कोई भी इंपल्स ऐसे के पास आएगी, फिर एवी जाएगी, फिर बंडल ऑफ हिंज को मिलेगी, फिर राइट बंडल ब्रांच, लेफ्ट बंडल ब्रांच और पुरकेंजे फाइबर। लेकिन यहां अलग हो जाता है, ऐसे नोड से आई, बंडल ऑफ हिंज में गई, ये अरे ये क्या हो गया, ये एवी नोड है, तो ऐसे नोड से सीधी बंजल के पास आई, ये राइट बंडल ब्रांच, ये ऐसी कंडीशन देखने को मिल जाती है। इसको बोल देते हैं अपन क्या, WPW सिंड्रोम। सर इसके पास गई नहीं, एवी के पास गई नहीं, बाईपास निकल गई, तो आपको पता है समय कम लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा, समय कम लगेगा। सर फिर वाइड क्यूआरएस क्यों, इसने क्यों टाइम लिया, इसने टाइम इसलिए लिया कि करंट नहीं आया, तो करंट बिना समय लग जाएगा, तो आई जल्दी, काम कम किया। तो याद रखिएगा, तो यहां एवी नोड का क्या मिल रहा है, बाईपास। तो ये WPW सिंड्रोम वाली चीजें हो गई। चलो इसके बाद अगर अपन बात करें, कितनी हो गई, 11। अगर मैं 12 नंबर पे हाइपोथर्मिया,
हाइपोथर्मिया में आपको जे शेप, थ्योरेटिकल लिखवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इमेज की बात बाद में करेंगे, सबकी करेंगे ना। इसी को बोलते हैं ओसबोर्न वेव ईसीजी। ये भी पूछा हुआ सवाल है, जे शेप प्रेजेंट। तो जब आपका ये पी क्यू आर एस टी, तो ये एस और टी वाला घुमाव है, एस और टी वाला घुमाव है, वहां आपको जे देखने को मिलता है। बना दें क्या जे, ये देखो ये जू जू जू, बना या नहीं बना, बना। तो ये जो जे घुमाव होता है इसमें चेंजेज आ जाता है। जे शेप ईसीजी अगर आपसे पूछे तो आंख मीच के बोल देना हाइपोथर्मिया। जे शेप ईसीजी बोले या ओसबोर्न वेव ईसीजी पूछे तो आंख मीच के क्या बोल देना, हाइपोथर्मिया। तो डेल्टा पूछे तो वॉल पार्किंसन व्हाइट सिंड्रोम, और वहीं पे ओसबोर्न वेव या जे शेप पूछे तो आपका जवाब क्या आ जाएगा, तो हमारा जवाब आ जाएगा हाइपोथर्मिया। साइड से जा रही है तो एक्स्ट्रा हो रही है ना, साइड से निकल रही है तो उस पॉइंट के लिए एक्स्ट्रा बन रही है, टकरा नहीं रही है उससे। चीजें ज्यादा है, काम की नहीं है, मुद्दा यह है। क्योंकि अल्ट में कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो क्वालिटी से होता है, क्वांटिटी से नहीं होता है। क्वांटिटी तो आपको पता है कि वीएफ में बहुत थी, कुछ नहीं करवा पाई। क्लियर हो गया। चलो 12 ईसीजी के बाद 13 नंबर पे अगर ईसीजी को बात करूं तो अपन कह सकते हैं हाइपरकैलेमिया। क्या मिलेगा, फ्लैट पी वेव, प्रोलोंग पीआर इंटरवल, वाइडेंट क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, टाल टी वेव। ऐसी ईसीजी आती है, समझ लेना क्या है, पोटेशियम ज्यादा है। 14 नंबर पे हाइपोकैलेमिया। पोटेशियम कम है, और पोटेशियम कम होगा तो आपको क्या देखने को मिलता है, एबनॉर्मल पीआर। एसटी सेगमेंट डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड टी वेव इनवर्ज, यू वेव प्रोमिनेंट। एकमात्र ईसीजी जिसमें यू वेव आती है वो कौन सा है, हाइपोकैलेमिया। अब इनका तो पता है ना, हाइपर का मतलब क्वांटिटी किससे ज्यादा हो रहा है, मोर देन 5.1, ये लेस देन 3.5। ठीक है। इसके बाद 2 ईसीजी आपसे और पूछी जा सकती है, जैसे कि कितनी हो गई, ये लो 15, हाइपर कैल्सीमिया। चलो हाइपर कैल्सीमिया में क्या होगा, क्यूटी और एसटी शॉर्टन, शॉर्टन। अगर आपका क्यूटी और एसटी शॉर्ट हो गया तो हाइपर है। वहीं पे अगले नंबर पे 16 नंबर की ईसीजी का नाम होगा हाइपोकैल्सीमिया। प्रोलोंग। तो बस इसमें तो एक ही चीज ध्यान रखना कि जब कैल्शियम में तो सिर्फ आपको क्यूटी और एसटी का काम है,
और अगर हाइपर हो जाए तो क्यूटी और एसटी को कम कर देना, हाइपोकैल्सीमिया हो जाए तो प्रोलॉन्ग कर देना। तो घड़ी की टिक टिक समय की सीमाओं की ओर कर रही है मुझे इशारा। ईसीजी की दुनिया में काफी लंबा समय से आप अच्छा खासा सीख रहे हो, एक एक पॉइंट बहुत धीर गंभीर होकर के, बिना किसी पैनिकनेस के, बिना किसी समय के अभाव में कोई किल्लत किए हुए आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं। और भी बहुत सारी ईसीजी के बारे में चर्चा करेंगे, वो अगले सत्र में करेंगे। आई होप आप सब लोगों के ईसीजी के प्रति जो आपके दिमाग में ज्ञान था, उस ज्ञान में काफी वृद्धि हुई होगी। और अगर वृद्धि हुई है तो ईमानदारी के साथ बेटा पढ़ ले, फफूंदगिरी मत कर। WPW की इमेज दिखा दो, बाकी सबकी देख ली, नहीं देखी तो शांति से बैठ। सबकी दिखाएंगे तो इसकी भी दिखा देंगे, सबकी नहीं दिखाएंगे तो एक की देख के क्या कर लेगा। कॉमन सेंस भगवान ने भेजा और भेजे के साथ भेजा है तो शांति से पढ़ो। फफूंदगिरी कर रहे हो तो सिर्फ खुद को बर्बाद कर रहे हो और कुछ नहीं होगा। यू वेव का मतलब एक यू वेव और बनेगी, PQRST और यू देखने को मिलेगी। अभी बहुत सारी ईसीजी की चर्चा बाकी है जो नेक्स्ट सत्र में की जाएगी पूरे जोश जुनून पागलपन के साथ। जो मैंने पढ़ाया है उसका आज रिवीजन करना, और रिवीजन करोगे तो दिमाग के कुछ द्वार आपके खुलेंगे, और खुलेंगे तो कुछ न कुछ आपको समझ में आएगा। बाकी के कल के सेशन में बहुत अच्छे ढंग से और बची कुची के बारे में बातें करते हैं और आपके जीवन को मजबूत करते हैं। मिलते हैं यूट्यूब के सेशन में पूरी दुनिया को बताने के लिए कि पड़े हो किसके चक्कर में, कोई नहीं है 360 के टक्कर में। कर दिखाएगा कुछ ऐसा कि दुनिया